हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बिहार चुनाव खत्म हो गए, एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वार पलटवार खत्म हो गया, क्योंकि एक चुनाव खत्म हो गया, दूसरे की तैयारी शुरू हो गई। बिहार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती, अपनी धमक दिखाई। अब चुनाव हैदराबाद में नगर निगम का हो रहा है। ओवैसी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या। वो ये कह रहे हैं कि जिन्ना से लेकर रोहिंग्या तक हर हथियार का इस्तेमाल उनके बयानों में दिख रहा है। जवाब में ओवैसी और उनकी पार्टी पलटवार कर रही है। अब सवाल ये है कि चुनाव जब भी आता है, साथ में ये जिन्ना, रोहिंग्या, हिंदू, मुसलमान क्यों लेकर आता है? आज इस पर बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। चुनाव आया, फिर जिन्ना का नाम लाया। What does Owaisi mean? Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. चुनाव की लड़ाई रोहिंग्या पर आई। Let Owaisi not live in his Disneyland, dreamland. Every single illegal Rohingya that he tries to protect, we will throw all of them out. वार के बाद ओवैसी ने किया पलटवार। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे? होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसा है। चुनाव की बारी शुरू हुई, बयानों की बमबारी। असदुद्दीन ओवैसी जरा जीत क्या गया 4 सीट किशनगंज जिले में, 5 सीट, इतना इतराने का काम न करें कि अनर्गल बयानबाजी करें। मैं ओवैसी जैसे लोगों के बारे में कुछ कह करके अपनी जबान गंदा नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जिहादी है और जिहादियों की मानसिकता पूरा देश जानता है। एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो दूसरी तरफ से मुसलमानों के अंदर कट्टरपंथी बनाने की कोशिश हो रही है। चुनावी संग्राम क्यों जिन्ना रोहिंग्या के नाम? और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार साहब, सैयद असीम वकार साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। संगीत रागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मुंबई से आपसे कुछ ही देर में राजनीतिक विशेष मान और ध्यान रखने वाले, माफ कीजिएगा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अतीकुर रहमान जुड़ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत हम करेंगे आपसे कुछ ही देर में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले असीम वकार साहब, आप जरा इस पूरे के पूरे आरोप पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि आपको वोट देना जिन्ना को वोट देने समान है? ये जिन्ना तो पाकिस्तान का और जिन्ना मर गए। हम लोग जिन्ना का ना समर्थन करते हैं, ना हमें जिन्ना पसंद, ना ही हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अब जिन लोगों को जिन्ना से बहुत प्यार है, जो लोग जिन्ना से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हर शक्ल में जिन्ना ढूंढा करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कभी होता है कि एक आदमी होता है, उसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है, फिर वो लड़की जब चली जाती है तो आदमी जो है वो सब में अपनी महबूबा ढूंढा करता है। तो यही जिन्ना वाले लोग हैं, इनको जिन्ना से इतना प्यार है कि सब के शक्लों में जिन्ना ढूंढा करता है। अब ये क्यों जिन्ना को ढूंढ रहे हैं मुझे पता नहीं। आपके चुने हुए तमाम विधायकों को वतन से मोहब्बत है, तो फिर उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्यों लगाते हैं आप? आपके चुने हुए एआईएमआईएम के विधायक हिंदुस्तान कहने से क्यों कतराते हैं? फिर टर्म्स एंड कंडीशन क्यों अप्लाई करते हैं वतन से मोहब्बत में आप? मैं जवाब दे रहा हूँ। कल भी मैंने एक साहब से पूछा था, सुधांशु त्रिवेदी जी उस डिबेट में थे बीजेपी की तरफ, एक बड़ा चैनल था,
मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि अगर उन्होंने भारत का नाम किया तो भारत से इतनी नफरत क्यों है आपको, कि भारत का नाम सुनना नहीं चाहते? अरे भारत से किसी को मैं आप बातें इधर से उधर मत ले जाइए ना असीम वकार साहब। मुझे ये बताइए हिंदुस्तान से आपको क्यों नफरत है? हिंदुस्तान मैं से खाली क्यों इतना नफरत? कह रहा हूँ, हमारे विधायक ने ये कहा कि क्या मैं भारत बोल सकता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा। और मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि आप हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल सकते? अब हम लोगों को नहीं पता था कि अंदर से भारत के नाम से इतनी नफरत भरी पड़ी लोगों को। अरे आप मुझे ये बताइए ना, अगर आप भारत के भारत नाम पर कहना आप मुझे ना अभी उस पर सफाई मत दीजिए। हिंदुस्तान से आपको क्या प्रॉब्लम है? हिंदुस्तान नाम से आपको क्या दुखी करने वाली बात है? हमें अपने देश से प्यार है। हाँ तो फिर ऐसा कुछ नहीं था। उस बात को घुमा के रखा गया, उस बात को घुमा के कहा गया बिहार के मसले मसाइल और बिहार के मसले मसाइल अलग है। आपको हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है, देखेंगे आपको हिंदुस्तान नाम से परेशानी है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे सदर मोहतरम बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये विधायक की हिम्मत क्यों हो गई कि उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान नाम का इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं भारत का इस्तेमाल करूंगा? आप इस तरीके की किसी भी काम को जब करते हैं तो आप सामने से इस तरीके के आरोप इनवाइट कर रहे हैं, आप उसके लिए तैयार रहे। फिर क्यों ना आपको कहा जाएगा कि आप जिन्ना से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान नाम तो आपको लेना ही नहीं है। हिंदुस्तान से नफरत करने वाला कौन? हमारे प्रेसिडेंट ने अपने कम से कम लाखों भाषण उन्होंने दिए होंगे, उनमें कई बार उन्होंने देश के सारे नामों का जिक्र किया, उसने भी नाम हमारे देश के गौरव भाटिया, आप उस पर डिबेट क्यों नहीं लाते? अरे असीम वकार साहब, मुश्किल हो रहा है आपके लिए, इस बात को आप समझ लीजिए। आप वतन के नामों में फर्क करने लगते हैं। आपको हिंदुस्तान इसलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि शुरुआत में उसके हिंदू हैं। आपको ये चीज परेशान कर देती है, आपकी रगों में अचानक बिजली दौड़ने लगती है इस शब्द हिंदू से, और इसीलिए आपको हिंदुस्तान कहने में परहेज आप यहाँ साफ तौर पर दिखाते हैं। और अगर आप नहीं दिखाते हैं तो मुझे बताइए उस विधायक के लिए क्या आप पनिशमेंट तय कर रहे हैं? जवाब दीजिएगा गौरव भाटिया। कोई बात भी ऐसी नहीं है, कोई बात भी ऐसी हो गया नहीं सर, वो तो मैं हिंदुस्तान, ये कौन करता है कि नहीं मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा लेकिन भारत बोलूंगा? ये कौन करता है? हमने तो कभी नहीं देखा ऐसे किसी शख्स ने किया हो हिंदुस्तान के। हमारे प्रेसिडेंट ने कई बार, आप उनकी स्पीचेस उठाइए। नहीं सर, भारत शब्द का उपयोग आप लोग तब करेंगे जब आपको शपथ लेनी होगी, जब आपको ओथ लेनी होगी, लेकिन जब भारत माता की जय की बात आएगी तो आपको परेशानी होने लगेगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहने में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब हिंदुस्तान के नाम पर शपथ लेनी होगी तो असीम वकार साहब, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के विधायकों का खून खोलने लगेगा। अब रुक जाइएगा आप गौरव भाटिया, क्या बंगाल में इनके आने की धमक से इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि जिन्ना को आप वोट करेंगे? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है ये। रूबिका जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आपने कहा ये संवैधानिक पार्टी है। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा हम भारत का शब्द से जो है नफरत करते हैं क्या? हमारे तो नाम में भारतीय जनता पार्टी आता है, और इनकी पार्टी क्यों संवैधानिक? मैं बताता हूँ, इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है। मतलब ये पार्टी ही एक धर्म विशेष से गई है और जहर उगलने के लिए बनाई गई। और जिन्ना से जब तुलना करेंगे हम वैसी की या इनके जो है तो बिल्कुल उचित करेंगे। क्यों? जिन्ना एक धारा का प्रतीक, तो धर्म को देश से ऊपर स्थान देते थे और इसीलिए पाकिस्तान जन्मा। और ऐसा लगता है कि अपने जुड़वा कहीं ना कहीं बच्चे या भाई को वैसी के रूप में छोड़ गए। और क्यों ऐसी बात कहता हूं मैं, आप बताइए। आपने कहा भारत माता की जय ये बोलेंगे, भारत बोल के शपथ लेंगे नहीं, और हिंदुस्तान में भी इनको दिक्कत आती। और रूबिका जी आप याद करिए, इन्होंने क्या कहा था, 15 करोड़ है लेकिन 100 करोड़ पे भारी है। एक इनके भाई अकबरुद्दीन वैसी ने कहा था 15 मिनट की पुलिस हटा दो तो हम सबक बता देंगे। उसके अलावा नोटबंदी में इन्होंने कहा मुसलमान क्षेत्र जो है वहां पैसा नहीं पहुंचा। हमारे देश के जवान रूबिका शहीद देश के लिए
और ओवैसी ने धर्म देख लिया लाखों में और कहा कि 7 जो शहीद हुए हैं उसमें 5 मुसलमान हैं, वह अटैक हुआ था। और उसके बाद जब शपथ लेते हैं तो छुड़ाने के लिए कहते हैं पार्लियामेंट में अल्लाह अकबर। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप अल्लाह का नाम लीजिए आपकी, लेकिन ये जो भेदभाव और धर्म की राजनीति आप आशों में धर्म ढूंढते हैं, ये जिन्ना की सोच का प्रतीक है और इससे कोई इनकार। आप जवाब देंगे, असीम वकार जवाब देंगे, फिर संगीत रागी आपका रुख करूंगी मैं। असीम वकार साहब, देखिए इन्हीं ने सारी बातें कह दी। अब मैं आपसे रूबिका जी कह रहा हूं कि अभी जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, हमारे प्रेसिडेंट जब जीत गए और जब लोकसभा में शपथ हुई तो जाकर देखिए उनकी शपथ जो उन्होंने ली थी उसको सुनिए क्या कहा। एक बार चलाइए उसको, एक बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सच्चाई क्या है। क्या दूसरी बात, भाटिया जी आप हमसे कह रहे हैं आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे। आपकी योगी जी ने कहा, उत्तर दे दीजिए संवैधानिक। सुनिए सर, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं भाई साहब। हाँ देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने ये बात कह दी एक चुनाव में जाकर कि हनुमान चालीसा पढ़वाएं। तो मैंने एक चैनल पर बैठकर कहा कि आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी हर साल, 6 साल में 12 करोड़ नौकरी हुई। आप 12 करोड़ ना दीजिए, 3 करोड़ नौकरियां हिंदू भाइयों को दे दीजिए। 15-15 लाख आपने देने की बात की थी सबको, 100 करोड़ आबादी को। आप 50 करोड़ आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। देखिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा आपको। कुमार है ये चर्चा। मतलब नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको रुपए देने पड़ेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ आपके ईमान को कोई तो खरीद सकता है। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूँ आप 3 करोड़ नौकरियां दीजिए हिंदू बच्चों को। आप देखिए मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, मतलब 3 करोड़ देंगे तो हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे। 3 करोड़ में आपके उस सो कॉल्ड ईमान को खरीदा जा सकता है ना? हनुमान चालीसा तो देश के हिंदू नहीं पढ़ते हैं। आप कौन सा कमाल कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप नौकरी देके कमाल क्या? एक सेकंड में समझ नहीं सुन पाई। क्या हनुमान चालीसा क्या? वापस बोलिए नौकरियां दे दीजिए हिंदुओं को। नहीं, अरे बच्चों को नौकरी इज डिफरेंट थिंग, ये दोनों अलग चीजें हैं। हसीम वकार साहब, इसे मत मर्ज कीजिए। आप भी जो अपने पॉलिटिक्स करते हैं डेवलपमेंट पे तो नहीं करते हैं, ये तो आप भी जानते हैं हसीम वकार साहब। आप तो इत्तेहाद पैदा करने के लिए करते हैं ना। और इत्तेहाद किन में? मुसलमान में। मुसलमान कौन हुए? मुसलमान में यूनिटी के नाम पर तो आपकी पार्टी बनी है। और आप ये कहते हैं कि हम जो है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। अरे भाई, तरक्की यूनिटी करनी है आपको तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कीजिए ना। आप जो पॉलिटिक्स करते हैं वो भयंकर तौर पर मुसलमानों की पॉलिटिक्स है और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। गौरव भाटिया, संगीत रागी का भी मुझे रुक करना है। 11 मिनट हो चुके हैं। अब सुनिए, एक सेकंड सर, गौरव भाटिया आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है। मिलता है इनको। चलिए, सबसे पहले तो इन्होंने उत्तर नहीं दिया कि पार्टी के नाम में मुस्लिम जो आता है एक ऐसे संवैधानिक है क्योंकि हर पार्टी को संविधान की लाज रखती है और शपथ लेती है कि संविधान का पालन करेंगे। दूसरी बात, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात, अरे एक प्रवक्ता आपसे पहले आते कोरिया बोल दिया था तो थी आप लोगों ने, और वो अब फारिस पठान की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, अभी सुनिए, तीसरी बात, ये लोग इतनी तंग सोच रखते हैं, हमेशा कहते हैं मुसलमान एकजुट हो जाओ, मुसलमान एकजुट हो जाओ। मैं तो घर से कहता हूँ ये हिंदू है देश का, कि ये पद में विश्वास रखता है। सोचिए, अगर हिंदू आदमी। गौरव भाटिया, आपकी आवाज में बड़ी दिक्कत है। मुझे कुछ नहीं, सिर्फ कुछ कीवर्ड समझ में आ रहे हैं, उसके मैं ठीक करवाने की कोशिश करती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। संगीत रागी साहब, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आपका रुख करूंगी। संगीत रागी साहब, ये ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन के टाइम पर ही? असीम वकार साहब, एक सेकंड देखिए सर, 13 मिनट हो गए हैं। मेरे मेहमान संगीत रागी भी, मैं जरा एक दफा उनसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं, आपके पास आऊंगी। रुकिए असीम वकार साहब, थोड़ा सब्र रखिए ना, आपके पास तो मौका ही मौका है। अभी तो आप कह रहे हैं ना बंगाल भी जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे आप। संगीत रागी साहब, ऐसा क्यों है कि जब चुनाव आने को होते हैं तब ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑल ऑफ अ सडन जो है वो, जैसा कहते हैं ना फर्नेस से बाहर निकलता धुआं, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं?
अचानक इस पर बड़े चर्चे होने लगते हैं, जिन्ना, रोहिंग्या, हिंदू मुसलमान। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है और इस पर मुझे लगता है बहुत गंभीरता से हमेशा बहस होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो एक स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन के साथ साथ एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन भी है। अपने आप में जब आप कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को इस्लामाइज करेंगे, पूरी दुनिया को हम इस्लामीकरण करेंगे, तो यह एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन से ज्यादा इस्लाम एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के तौर पर मैं अपने अध्ययन में पाता हूं। दूसरे के धर्मों को, और पॉलिटिकल इसलिए है, इसीलिए यह कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन इसलिए करता है कि जब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा इस्लाम का, यदि इस्लाम के अनुयायियों का यदि संख्या बढ़ेगा तो राजनीति के वो विमर्श बदल सकते हैं, संस्कृति के वो विमर्श बदल सकते हैं। तो इस कारण से ये सारी चीजें होती है। कभी वो लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र तो कहता है कि हर इंडिविजुअल अपने मन के अनुसार वोट करे, जो उसको अच्छा लगे वो वोट करे। सूर्या ने जिन्ना का जिक्र किया है, वो क्या मुसलमान हैं? जिन्ना तो वो लेकर आए ना, आप इस्लाम पर बात करने लगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जिन्ना, तेजस्वी सूर्या क्या मुसलमान हैं जो वो जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं? मैं आपसे क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुस्लिम के नाम पर वोट करता है। ये एक वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम गोलबंद होकर के मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं। उनको इकोनॉमी की क्या स्थिति है, गवर्नेंस क्या है, ये उनके लिए मायने नहीं रह जाता है। वो मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं। इसलिए ये बातें, ये डिस्कशन तो चुनाव में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ये लाजमी हो गया। आप ये कह रहे हैं कि अगर संगीत रागी साहब, मतलब आप जो कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक मुसलमान को वोट करता है, तो अगर मान लीजिए कहीं कोई गुंजाइश बचती है कि कोई हिंदू असद ओवैसी की पार्टी को वोट करे, तो उससे पहले तेजस्वी सूर्या ने कह दिया कि आप जिन्ना को वोट करेंगे। देखिए, जिन्ना की मानसिकता को समझना पड़ेगा। जिन्ना की मानसिकता एक धर्म, तेजस्वी सूर्या की मानसिकता को समझना चाह रही हूँ। जिन्ना की मानसिकता में तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना जिन्ना मेरा, ना जिन्ना की मानसिकता मेरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं जिन्ना की मानसिकता में। सुन लीजिए, उसका अर्थ आशय तो आप समझना चाहेंगी ना। जिन्ना की मानसिकता भारत के अंदर मुसलमानों के वर्ग में आज भी जिंदा है। सर सैयद की मानसिकता जिंदा है। जिस सर सैयद ने कहा था कि हम वो कौम है, हम वो कौम है जिसकी तलवारों के डर से ये पूरा यहाँ की रूहें कांप जाती थी। यही सर सैयद ने 1887 में कहा था ना, लखनऊ के सेशन में कहा था ना, लखनऊ के भाषण में कहा था ना, हमारे ही वो पूर्वज थे जिन्होंने इस देश पर राज किया है। वो मानसिकता अभी भी मुसलमानों के एक बड़े संप्रदाय में जिंदा है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी भारत विभाजन के बाद कहा था कि बहुत सारे चले गए लेकिन गंदगी यहाँ बच गई है। ओवैसी का डीएनए वही है। ओवैसी पहले भी भारत के खिलाफ ही थे, वो मजबूरी में यहाँ रहे हैं। नहीं तो वो ये आप लोगों को डीएनए बहुत पसंद है संगीत रागी साहब, पर मुझे मैं अब एक और चीज समझना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने छान भी लिया होगा, पता भी कर दिया होगा। आप कह रहे हैं कि तादाद में करप्ट जो हैं, जहनियत वाले मुसलमान यहाँ पर मौजूद है, तो वो 14% में कितने होंगे? आप तो बहुत अध्ययन करते हैं, बता दीजिए मुझे। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, मेरा अपना मानना है कि इस्लामिक मानसिकता को सावरकर जी ने गांधी जी से बेहतर समझा, क्योंकि आज भी भारत का मुसलमान अरब की तरफ देखता है। भारत की संस्कृति की तरफ नहीं देखता है। करप्ट मुसलमान हिंदुस्तान में है संगीत रागी साहब? कितने परसेंट करप्ट मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं? जैसा आप बता रहे हैं, जिनके दिमाग में जिन्ना जिंदा है, एपीजे अब्दुल कलाम जिनके दिमाग में जिंदा नहीं है, वो तोप लेकर चल जाने वाले, अपनी छाती पर गोलियां खा जाने वाले मुसलमान जिंदा नहीं है मुसलमानों के दिमाग में। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिन्ना जिंदा है। आजाद और तो कितने परसेंट? आजाद और कलाम साहब अपवाद मुस्लिम हैं। हाँ, तो बता दीजिए ना कितने परसेंट? 2% मुसलमान का 2% मुसलमान सच्चे हैं, बाकी 12% करप्ट है।
कुछ तो आपका होगा ना अध्ययन, बताइए कितने % करप्ट मुसलमान है हिंदुस्तान में? मैं जानना चाहती हूँ आज, आप बताइए। मैंने करप्ट नहीं कहा, अरे करप्ट एज इन उनके दिमाग में जिन्ना की मानसिकता है। कितने % मुसलमान जिनके दिमाग में जो सारे मुसलमान जो सीए के खिलाफ सड़कों पर उतर करके बांग्लादेशी मुसलमानों के, तो उसमें तो हिंदू भी उतर कर आए थे, अफगानियों के साथ उसमें तो हिंदू भी थे बड़े सारे। वो 2-4 तो हिंदुओं को बंद भी किया, 2-4 तो मुझे भी याद है। वो स्वरा भास्कर, उनको बंद नहीं किया गया, लेकिन स्वरा भास्कर भी लीड कर रही थी, आपको याद होगा ना वो इंटरव्यू। फिर बहुत सारे थे बॉलीवुड के, बहुत सारे। तो ये सब चुपके इस्लाम फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। आप ये कहना चाह रहे हैं, आज क्लैरिटी हो जाए। संगीत रागी साहब बता दीजिए मुझे, कितने % मुसलमान हिंदुस्तान में करप्ट है? संगीत रागी जो बात कह रहे हैं, गौरव भाटिया, आप कितना इससे अग्री करते हैं? देखिए रूबिका जी, आप फ्रीज हो गए। संगीत रागी साहब आप कुछ टाइम फ्रीज रहिए। गौरव भाटिया बताइए। देखिए रूबिका जी, आपका बड़ा चैनल है, आप एक बड़ी एंकर है। मैं एक बड़ा प्रश्न उठाता हूं, आप मुझे ये बताइए, हमारा संविधान कहता है कि नागरिक के हक पहले होते हैं, लेकिन गैर नागरिक भी अगर मुसलमान निकले रोहिंग्या, तो कभी आपने ओवैसी जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कभी सुना है कि रोहिंग्या को बाहर निकाल दो? बल्कि ममता बनर्जी ने तो पलटी मार दी थी। पहले पेपर फेंके थे उन्होंने, 2005 की बात है, और उसके बाद पलटी मार दी। और दूसरी, संगीत रागी जो कह रहे हैं कि ज्यादातर तादाद में जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनके जहन में जिन्नावादी सोच है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? देखिए, नहीं, स्पष्ट कह दूं रूबिका जी, मैं कोई ना परसेंटेज दे सकता हूं, ना मैं कोई विशेषज्ञ हूं, लेकिन एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं, अगर आप समय दें और ये पूछिएगा। आप मुझे बताइए कि क्यों अनुच्छेद 370 जब संशोधित किया जाता है तो उसको एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना दिया जाता है, जबकि उससे हमारी देश की अखंडता बढ़ती है। ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिला की अस्मिता के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम क्यों बना दिया जाता है? सीएए, जो हिंदू ऐसे मुल्कों में जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उसको कहते हैं उनका हक ना दो। कश्मीरी पंडित जो नागरिक हैं, उनके बारे में कभी किसी ने नहीं बोला, जो कश्मीर से भगा दिए गए क्योंकि वो हिंदू है। तो मैं ये कहता हूं, मेरे भाई यहाँ सैयद वकार है, मैं इनको अपना भाई बुलाता हूँ, एक पत्र ओवैसी जी से कहिए। मैं इस बात पर 100% आपके साथ अग्री करूंगी, 100% इस बात पर अग्री करती हूं कि ऐसा क्यों होता है कि कट्टरवाद के लिए जुलूस निकालते हुए तो मुसलमान दिख जाते हैं, लेकिन अगर इक्का दुक्का मुसलमान भी गंगा जमनी तहजीब के साथ दिखाई दिया, कहीं आरती उतारता हुआ या कहीं मंदिर की घंटी बजाता हुआ या कुछ भी ऐसा करता हुआ दिखाई दे जाए, ग्रुप में ही सही, तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। और फिर ये सवाल उठता है कि क्या वाकई एक बड़ी जो संख्या है मुसलमानों की, वो शक के दायरे में लाकर खड़ी कर दी जाती है। संगीत रागी जैसे वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हम इस्लाम को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर बार यही दावा करते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? पश्चिम बंगाल में आप देखिए चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी ये कह रही है कि अगर एआईएमआईएम को वोट किया तो जिन्ना को वोट करेंगे। ये जो युवा नेता हैं, युवा बीजेपी के तेजस्वी सूर्या, उन्होंने ये बयान दिया है। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं कि क्या वाकई एआईएमआईएम जो बंगाल में इस बार चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, वो पोलराइज करने के लिए या सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करने के लिए ही पार्टी सत्ता में आई है या पॉलिटिक्स में आई है? गौरव भाटिया भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और असीम वकार साहब भी, संगीत रागी और अतीकुर रहमान का मैं इंतजार कर रही हूं। लेकिन असीम वकार साहब, आपके अपने साथी हैं जिन्होंने अभी 2 दिन पहले टीएमसी ज्वाइन की थी, आपको तो पता ही होगा, अब्दुल पाशा साहब, नाम तो सुना होगा आपने। अरे मुहतरमा, लाखों कार्यकर्ता हमारे, लाखों कार्यकर्ता हैं। अच्छा, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अभी यूनिट की घोषणा असद साहब ने बंगाल में अध्यक्ष लाखों कार्यकर्ता हो गया असीम वकार साहब। किसका प्रदर्शन करिए? आप पत्रकार हैं, आप गलत बयानी कर रही है। अभी कोई हमारे क्या यूनिट नहीं बनी है, कोई पदाधिकारी नहीं बनाया गया है।
आपके पत्रकार जो वहाँ लोकल के हैं उनका गिरबान पकड़ गया कि गलत इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है आपके पास। बहुत बड़ा चैनल है आपका। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूनिट नहीं बनी है, ठीक है, पर आपके बड़े नेता हैं, यूनिट ही नहीं बनी अभी हमारी। AIMIM को अगर कोलकाता में जाना जाता है तो अब्दुल पाशा के नाम से जाना जाता है, हाँ कि ना? जब वो कह रहे हैं कि आप पोलराइज कर रहे हैं, आप जो है मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से अलग करने का काम कर रहे हैं, आप ही का कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहा है। आपसे गुजारिश करूं, मेरी आपकी जाती लड़ाई नहीं है। अगर गलती करे मैं करूं, मैं भी मान लेता हूं, आपने की आप भी मान लीजिए। जब मैंने आपसे कह दिया कि हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं, जमीरुल हसन साहब हैं, मोतियुर रहमान साहब हैं, इमरान सोलंकी हैं, दिलावर हुसैन हैं, बहुत लोग हैं, मैं नाम लेने का आऊंगा तो अभी 2-4 घंटे लग जाएंगे। उन्हीं में से अगर कोई एक आदमी सुनिए, बहुत लोग हैं जो हमारे मेन लोग हैं, आप उनको जान नहीं रही है। जो हमारे मेन लोग काम कर रहे हैं उनको आप जान नहीं रही है। अरे अब भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो, जाना पहचाना कोई अपनी ही पार्टी पर अगर आरोप लगाए तो सवाल तो उठेगा ना। अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड में आपके पास आ रही हूँ, गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, अगर कोई पार्टी छोड़ता है रूबिका जी, तो पहला काम उसका ये होता है कि पुरानी पार्टी का आरोप लगाना। जब मुकुल राय ने टीएमसी छोड़ी, जब मुकुल राय ने इतना समय मतलब यही दिक्कत आप पॉलिटिकल साइंस सीख रहे हैं आजकल और हमें भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। ठीक है, अंडरस्टूड। गौरव भाटिया, हाँ ठीक है, समझ गई ना सर, जो पार्टी छोड़ता है वो पार्टी के बारे में इसी तरीके की टिप्पणी करता है, मुझे समझ में आ गया। गौरव भाटिया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखिए रूबिका जी थोड़ा शांत कराइए, 2 सीटें लोकसभा में है और 80% समय खा जाएंगे, यही इनके साथ परेशानी है। अपनी बारी में भी बोलेंगे और हमारी में भी बोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ रूबिका जी, मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे बोलने दीजिए। 1 मिनट को चुप करा लीजिए रूबिका जी, वरना डांट खा जाएंगे बेकार। रूबिका जी हसीन वकार साहब, मैंने आपको कहा ना, आपका वक्त मैंने आपको दे दिया। मैंने आप गौरव भाटिया हैं, आप गौरव भाटिया, रुक जाइए ना, गौरव भाटिया का वक्त है, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया, चुप हो जाइए, चुप, शांत। अच्छी बात नहीं है भाई, अच्छी बात नहीं है, जानकारी पूरी हासिल कर लीजिए। ठीक है रूबिका जी, देखिए दर्द हो गया अब्दुल पाशा के बयान के नाम से आपको सर। अभी तो पॉलिटिक्स आपकी बंगाल में शुरू नहीं हुई है। ठीक है, ओके सर, ओके, रुक जाइए गौरव भाटिया। उसकी बैनर होल्डिंग चेक करते हैं रूबिका जी, इनको शांत कराने के लिए मुझे लगता है अरे सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़े ही हो गए। अरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, बात खत्म हो गई। आपने उस चीज को ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। मैं कह रही हूँ पार्टी अध्यक्ष नहीं है, वहाँ के यूनिट हेड नहीं है, लेकिन बड़े नेता हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ दिया और टीएमसी को ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे नहीं बताएंगे कि अब्दुल पाशा बड़ा नाम है कि नहीं है। वो बड़े नेता हैं। अब ये मत कहिए कि वो बड़े नेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ ही बयान दे दिया है। गौरव भाटिया, आप लोग बस सर, ओके गौरव भाटिया। इतनी दोस्ती बस हुआ। रूबिका जी देखिए, बिल्कुल उचित होगा अगर ओवैसी को भारत का नया जिन्ना बुलाएं, और इसकी वजह यह है, हमने कभी नहीं देखा कि ओवैसी जी ने भारत के पक्ष में कोई बयान या मुद्दा उठाया हो जब मुसलमान चाहे बाहर के हों तो भी हों। और एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं रूबिका जी, हमारे देश पे मान लीजिए आक्रमण करे और वो सेना सारी मुसलमानों की हो, तो क्या नागरिक होने के नाते मैं ये नहीं चाहूंगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बंधा होगा उस जोर से जो कि भारतीय होगी, ना हिंदू ना मुसलमान। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भारत का अंदरूनी मामला होता है तो ये 50 से ज्यादा इस्लामिक देश है, उनको पत्र लिख के कहते हैं यहाँ पे मुसलमान खतरे में है। खतरे में मुसलमान नहीं है, खतरे में इनकी पार्टियां हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं। और खतरे में तो इस पार्टी द्वारा आप लोगों ने फायदा उठाया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। AIMIM को तो आपकी बी टीम बोल दिया गया, आपके साथी। सुनिए रूबिका जी, अगर कोई AIMIM को हमारी F टीम भी बुलाए, सेलियर टीम, तो भी हमारी इंसल्ट है। हम अपने पैरों पे दौड़ते हैं, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि बी टीम की बैसाखी और सी टीम का वेंटिलेटर हमें चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, अपने हुनर पे हुंकार भरती है, ये बात समझ लीजिए। और एक बात बस और कहूंगा,
फिर अंत नहीं करूंगा। गौरव भाटिया, आम सोच ये है कि आप दोनों पर पोलराइज करने के आरोप लगातार लगते रहते हैं। आप दोनों पार्टियों पर इसी तरीके के, एक राम राम करता है, दूसरा अल्लाह अकबर करता है, और दोनों फायदा जो है पोलराइज करके अपने अपने क्षेत्र में उठा ले जाते हैं। बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। हम हिंदू हितैषी और हम मुसलमानों के मसीहा। मैं बताता हूँ, ऐतिहासिक निर्णय अनुच्छेद 370 संशोधित, हिंदू मुसलमान, ट्रिपल तलाक हिंदू मुसलमान, सीएए हिंदू मुसलमान, वन रैंक वन पेंशन हिंदू मुसलमान, महिला की अस्मिता, उज्ज्वला सिलेंडर हिंदू मुसलमान। हाँ, ये तो बहुत मुसलमानी तो कर रहे हैं हम लोग। इसको और कुछ अतीकुर रहमान साहब, मामला कुछ होता है और दुख मुसलमानों को हर चीज पर हो जाता है, और मुसलमानों से ज्यादा वो तमाम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव बने फिरते हैं मुसलमानों के। अतीक भाई जी, रूपिका जी, देखिए 1947 में जब मुसलमानों ने भारत को अपनी मातृभूमि चुना, मैं समझ रहा हूं उसके दो मुख्य कारण थे। नंबर 1 के हिंदुस्तान एक सेक्युलर नेशन बनने जा रहा था, और दूसरा ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनॉरिटी राइट का आश्वासन दिया। उसके साथ साथ में तमाम माइनॉरिटीज ने, ना सिर्फ मुसलमानों ने रूपिका जी, सिखों ने, क्रिश्चियंस ने, पारसीज ने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट का जो उनको चॉइस किया था वो भी कुर्बान किया। और जब ये कुर्बानी उन्होंने दी सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो सरदार पटेल ने कहा हिंदुओं को अपना ये करते हुए कि देखिए ये माइनॉरिटीज कभी भी इनसिक्योर फील नहीं कर पाए हमारे मुल्क के अंदर। इन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी देके एग्जाम्पल दिया है कि ये सेक्युलर मुल्क। अतीकुर रहमान साहब, इतना इतना भाटिया जी क्या गिना रहे हैं? नहीं, सुनिए, आप इन सारी बातों को बता रहे हैं, सारी माइनॉरिटीज को गिन रहे हैं। सिख कहते हैं कि हम इनसिक्योर हैं, हाँ, जैनी कहते हैं कि वो इनसिक्योर है, पारसी कह रहे हैं कि वो इनसिक्योर है, हाँ, बाकी तमाम माइनॉरिटीज ये कह रही हैं कि वो इनसिक्योर है। सारी इनसिक्योरिटी मुसलमानों को ही क्यों हो जाती है अतीकुर रहमान साहब? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं सारी की सारी बढ़िया मलाई जो है बस वो एक माइनॉरिटी को मिल जाए और बाकी सब जो है वो छू भी ना सके इस चीज को? यही तो सबसे पहला डिवाइड एंड रूल तो यही आ जाता है आपकी सोच में। आप उस सोच को ठीक नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि माइनॉरिटीज यहां पर इनसिक्योर है। अरे मेन स्ट्रीम का हिस्सा तो बनिए ना सर।